हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है तीखे शब्द। कमीना कहीं का, तेरे जैसा पैदा हो गया, कुल का नाम डुबो दिया। गुर्राते हुए बाप ने जवान बेटे को भला बुरा सुनाया तो माँ ने कहा, जाने भी दीजिए, अब इसमें इसकी क्या गलती है। कभी कभी पैर तले जमीन खराब आ जाती है। बस कीजिए, अब आप खाना खा लीजिए। निराश मन से राजू अपने कमरे की तरफ चला गया, जहां ताव में आई हुई रणचंडी की तरह एक और व्यक्तिगत ताने सुनाने को तैयार बैठा था। वो थी राजू की पत्नी सविता। आ गए क्या महाराज? चले राजा प्रजा की सेवा करने। सब कुछ बेच दिया, जमीन गहने, अब मुझे बेचने का इरादा है क्या? गर्दन झुकाए हुए ही राजू ने कहा, खाना खिला दो, खा लो खुद लेकर, रसोई में कुछ मिलता है तो। आवेश स्वर में सविता बोली, मेरे कर्म फूटे जो तुम्हारे पीछे आई। राजू ना नजर उठा सका और न रसोई में जाकर खाना खा सका। रोज के इन तानों से वो बहुत परेशान हो गया। सोने लगा तो फिर से परमाणु बम की तरह सविता की आवाज गूंजी, मुझे नींद नहीं आएगी ऐसे बेकार और नालायक इंसान के पास। हे राम, मेरा जीना बेकार हो गया। मेरे बाप ने किसके पल्ले बांध दिया मुझे। राजू ने चद्दर उठाई और बाहर निकला तो ठिठक गया। बाहर पिताजी हैं, उधर गया तो फिर सुननी पड़ेगी। चुपके से राजू छत पर चला गया और चद्दर बिछाकर दीवार का सहारा लेकर सोने की कोशिश करने लगा। आंखों में नींद नहीं थी, न दिल में सुकून था। पिताजी के ताने तो फिर भी बर्दाश्त हो जाते, पर पत्नी के ताने कैसे बर्दाश्त करे, जिसने 7 फेरों के वक्त साथ चलने की, हर सुख दुख में साथ निभाने की कसम खाई, उसने ही आज कमरे से बाहर निकाल दिया। राजू अंदर तक तड़प उठा। सोचा कि इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। छत से कूदने के लिए राजू उठा और मंडेर तक आकर रुक गया। उसके दिमाग में कोई सकारात्मक शक्ति प्रवेश कर चुकी थी। राजू ने सोचा, जरा सी गलती पर पिताजी बचपन में भी पीट देते थे, तो अब तो मैंने सच में घर का बहुत नुकसान करा दिया है। पिताजी का नाराज होना और ताने मारना जायज है, लेकिन सविता ने ऐसा कहा। वो सविता जो हर पल मेरे लिए जीती थी, आज मुझसे विरक्त कैसे हो गई। राजू वापस चद्दर पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि जब तक मेरे पास पैसे थे, काम था, तब तक सविता बहुत प्यार जताती थी। आज समय विपरीत हुआ तो उसके मुंह से ऐसे शब्दों के बाढ़ चलते हैं कि कोई दुश्मन भी नहीं बोलता। राजू की मस्तिष्क में अब एक तस्वीर आई, विचारों का बादल झूम कर आया और जमकर बरसा। मन का सारा मैल धुल गया। राजू उठा और रसोई में गया। कुछ खाना बचा था, राजू ने खाया और वापस छत पर जाकर सो गया। सुबह उठकर राजू ने स्नान किया और पिताजी से जाकर माफी मांगी और बोला कि मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि घर का जो भी नुकसान हुआ है धीरे धीरे वापस भरपाई करूं। घर से निकलते वक्त राजू सविता से नहीं मिला और निकल गया। सविता भी दुखी हो गई। सोचा कि कल रात को कुछ ज्यादा कह दिया तो नाराज हो गए, कहीं दुखी होकर कुछ गलत ना कर बैठे। सविता रोती हुई पिताजी के पास गई और सारी बात बताई। पिताजी ने सविता को चुप कराया और कहा, बहू, तुमने कोई गलत नहीं किया और मैं जानता हूँ कि राजू कभी गलत कदम नहीं उठा सकता। उस समय उसका अच्छे नहीं था तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैं तो क्या करता, और कुछ दिखता नहीं था तो उसको डांट मारता हूँ। हाँ, वो मेरी बात पर इतना सोचता भी नहीं है कभी। और अब देखना, तूने उसे कहा है ना, वो अब सुधरेगा और सब ठीक हो जाएगा। पिताजी और सविता का जो व्यवहार राजू के साथ था, वो इसलिए था कि राजू पहले नौकरी करता था। राजू के पिताजी भी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। राजू कुछ पढ़ा लिखा भी था। अपने दोस्त के साथ मिलकर राजू ने व्यवसाय खोलने की इजाजत पिताजी से ली। आज तक राजू ने कभी गलती नहीं की थी, तो पिताजी ने इजाजत और पूंजी दोनों दे दी। कुछ समय में मुनाफा नहीं हुआ तो राजू ने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और मुनाफे के नए तरीकों से पिताजी को अवगत कराया। पिताजी ने जमीन गिरवी रखकर राजू को फिर पैसे दे दिए, लेकिन फिर घाटा हो गया। राजू ने फिर सविता से बात की व्यवसाय को फिर से खड़ा करने के लिए। राजू ने सविता की रजामंदी से गहने बेच दिए,
लेकिन राजू के किस्मत का सितारा नहीं चमका और काम नहीं चला। दरअसल राजू ने बिना जानकारी के दोस्त की बातों में आकर काम तो चालू कर दिया, लेकिन बाजारीकरण के ज्ञान के बिना व्यवसाय चौपट हो गया। घर की जमा पूंजी और सविता के गहने भी चले गए, यहाँ तक कि कर्जदार भी हो गए। तो राजू के पिताजी अक्सर दुखी होकर राजू को डांट मारते थे, लेकिन राजू कभी प्रत्युत्तर नहीं देता था। उस रोज जब सविता ने राजू को कड़वे शब्दों का भोग लगाया तो राजू की अंतरात्मा में सागर की सी लहरें उठी और झुंझता हुआ राजू जब विचारों के किनारे पर आया तो निष्कर्ष निकला। राजू ने सविता की कड़वे शब्दों को प्रेरणा बनाया और निकल पड़ा फिर से कृण संकल्पित होकर कि कामयाब तो होना ही है। यह संसार उसी की इज्जत करता है जो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ चुका हो। प्रेरणा कई तरह की होती है। व्यक्ति चाहे तो हर पल हर बात से प्रेरित हो सकता है, बस समझने वाली अंतरात्मा जागृत होनी चाहिए। इधर सविता दुखी हो रहने लगी। आवेश में आकर राजू को शब्दों का कड़वा रस तो पिला दिया, पर अब उसको सुकून नहीं मिल रहा था। सारा दिन काम करती और शाम के समय खाना नहीं भाता था। याद तो आनी ही थी, आखिर उसका सुहाग था राजू। उधर राजू अब काम में दिल और दिमाग दोनों लगा रहा था। वो अब सब कुछ भूल गया था, बस उसे कुछ याद था तो सविता के वो शब्द जो तीर की भांति हरदम चुभते रहते थे, लेकिन वो चुभन ही राजू को आगे बढ़ने में सहायक थी। राजू ने एक सेठ जी के पास अर्ध वेतन की नौकरी पकड़ी और बाकी समय खुद के डूबे हुए व्यवसाय को संवारने में लगा रहता। राजू काम से आते ही खुदरा व्यापारियों के पास जाता और अपना उत्पाद दिखाता। 1 साल बीत गया। राजू अब बाजारीकरण का अर्थ समझने लगा और व्यापारियों से जान पहचान बढ़ाने लगा। राजू ने पिताजी के नाम खत लिखा, अपनी कुशल क्षेम और काम का बताया। खत पढ़कर पिताजी को सुकून मिला कि काम तो मिल गया और कर्ज भी चूक जाएगा, लेकिन सविता रोज राजू के बारे में सोचकर परेशान रहने लगी। खत में भी राजू ने सविता के बारे में कुछ नहीं लिखा था। इधर राजू के पांव धीरे धीरे बाजार में जम रहे थे। बहुत से खुदरा व्यापारी राजू को नई तकनीक की सलाह और जानकारी देते थे। राजू का व्यवहार और बोली का मीठापन हर किसी को भाता था। इस कारण राजू बाजार में प्रसिद्ध होने लगा। समय अपनी रफ्तार से चलता गया और राजू भी बाजार में जमता गया। जैसे कड़वे करेले का रस बहुत सी व्याधियों को दूर करता है, वैसे ही राजू के लिए सविता के वो शब्द करेले का रस बने जो वास्तव में राजू के लिए जीवन औषधि थे। वो राजू जो तानों से दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा था, अब कामयाबी के सीढ़ियां दिन प्रतिदिन चढ़ रहा था। हालांकि सविता बहुत दुखी रहने लगी और धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। 3 साल बीत गए। वो राजू जिसको उसकी पत्नी ने अपने कमरे से बाहर ये कहकर निकाल दिया कि तेरे साथ से मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अब राजवीर बनकर मशहूर व्यापारी था। और वो सविता जो कभी गौरी चिट्ठी बालिष्ठ यौवन से भरपूर थी, आज अपने राजू के बारे में सोच सोच कर सूख कर कांटा बन गई। राजू के पिताजी ने राजू को खत लिखा और सब कुछ बताया। राजू ने जवाबी खत लिखा और कहा कि राम का वनवास पूरा हो गया है, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन सविता को मत बताना। राजवीर सिंह की फैक्ट्री में 100 मजदूर काम करते थे और जितना नुकसान राजू ने किया था वो 3 साल में कम चुका था। सबसे पहले राजू ने पिताजी की वो रकम अलग की, फिर सविता के गहने बनवाए। माँ, पिताजी और सविता के लिए कपड़े लिए और सूटकेस में सजाकर चला घर की तरफ। जैसे राम लंका नगरी जीतकर पुष्पक विमान से अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे हों। राजू का सीना फूला हुआ था। बस उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि सविता के साथ उसने गलत बर्ताव किया, जो 3 साल तक कुशल क्षेम भी नहीं पूछी। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि इस दौरान अगर सविता से बात करता तो शायद वो प्रेरणा कुछ अलग रूप ले लेती। उधेड़-बुन में उलझा हुआ राजू गांव पहुंच गया। घर पहुंचा तो पिताजी चारपाई पर बैठे थे, पास में बूढ़ी माँ। राजू को देखकर वृद्ध पिता के उदासीन चेहरे पर खुशी की लकीर बनी, जैसे मरुस्थल में बादल घिर आए हों।
पिताजी ने खड़े होने की चेष्टा की तो राजू ने रोका। चरण स्पर्श किए पिताजी ने गले से लगा लिया और आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। पास बैठी माँ भी रोने लगी तो राजू ने प्यार से माँ को भी गले लगाया और बातों में उलझाकर दर्द को कम किया। 5-7 मिनट इधर उधर की बात करके माँ पिताजी का हल्का होने के बाद राजू ने कहा कि माँ, सविता कहाँ है? तेरे कमरे में है बेटा, जा संभाल उसको भी। इन बूढ़ी हड्डियों में अब वो जान बाकी नहीं है। और वो पगली देख क्या हालत कर रखी है उसने। आज 4 दिन से तो खाना भी नहीं खाया है। वैद्य जी बोल कर गए हैं कि खाना नहीं खाओगी तो ज्यादा बीमार हो जाओगी। माँ, तू यही रुक, उसका इलाज मेरे पास है, कहकर राजू सीधा रसोई में गया। सूटकेस को दीवार के सहारे रखकर चूल्हा जलाया और सविता के लिए खाना बनाने लगा। राजू ने माँ पिताजी के लिए खाना बनाकर उनको खिलाया, फिर थाली में सविता के लिए खाना सजाया और कमरे में गया। अचानक इस आगमन पर सविता चौंक उठी। वह स्तंभ हो गई। उठना चाह रही थी मगर उठ न सकी। उसकी इस हालत पर अंदर से राजू भी रो उठा, लेकिन राजू ने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया, अंदर ही तड़प कर रह गया। राजू बिस्तर पर सविता के पास बैठ गया। सविता कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस एकटक राजू को देख रही थी। सविता की आंखों से दूर और पश्चाताप के आंसुओं का झरना बह रहा था। राजू ने उसकी आंखें पोंछी और सविता से कहा, मेरी सूटू, चल खाना खा। राजू का भी गला भर गया था, लेकिन जब खाने की खुशबू सविता के नाक में गई तो वो चौंक गई। उसकी पसंदीदा पालक पनीर तो राजू की माताजी को बनानी ही नहीं आती थी। भरे हुए गले से सविता ने राजू से पूछा, खाना आपने बनाया है? राजू ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। वो बोल नहीं सका। सविता राजू के गले से लिपट गई, जैसे कोई लता अवलंब से लिपट कर जीवंत होती है। सविता भी राजू के गले लगते ही मानो उसकी बीमारियां दूर हो गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया। राजू की आंखें भी गंगा जल बहा रही थी। शांत होकर राजू ने कहा, चुप हो पगली, खाना खा पहले, 2 दिन से मैं भी भूखा हूँ। अब राजू सविता को और सविता राजू को देखने लगे। दोनों की आंखों से एक दूसरे के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का एहसास कराने वाले आंसू निकल रहे थे। बाहर से राजू की माँ भी यह दृश्य देखकर खुशी के आंसू बहा रही थी। सविता के उन शब्दों ने राजू को इस कदर प्रेरित किया कि आज राजू अपने गांव का सबसे कामयाब व्यक्ति है।